Welcome to Concept Highlighter. Today I will discuss about class 11 mathematics chapter number 1 set. This is introductory video. सेट के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक नंबर्स के बारे में जानना चाहिए। नंबर लाइन में जो बेसिक नंबर्स है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एज्यूम दैट ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में 0 से शुरू करके इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर को बोलता है होल नंबर। 0 से शुरू होने से इनफाइनाइट तक जाता है, ये है होल नंबर। और जो 1 से शुरू होता है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जीरो के इस तरफ होता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चलते रहता है। इंक्लूडिंग जीरो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कलेक्टिवली नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, ये बेसिक नंबर्स है, इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है सेट चैप्टर पढ़ने से पहले। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नोटेशन है कैपिटल लेटर एन। एन से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन सा है? जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक ऐसे जाते रहता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होल नंबर। इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर W। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स का नोटेशन है I और Z। कुछ बुक में I भी यूज करता है और कुछ बुक में Z भी यूज करता है। दोनों इस इंटीजर्स को स्टैंड करता है। इंटीजर्स में क्या क्या आता है? इंक्लूडिंग जीरो बोथ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम 3 से स्टार्ट करता है, इसके पहले भी नंबर रहेगा। ठीक है, और -3 और -3 के बाद में क्या आएगा? -2, ये भी इंटीजर है। इसके बाद -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी है, 3 भी है, ये सारे कमा है। ऐसे चलते रहता है। और ये यहाँ क्या क्या होगा? वो -4 ऐसे, -5, -6 ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 में भी था रेशनल नंबर। इसका नोटेशन है Q। व्हिच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। व्हिच नंबर कैन बी express in the form of P/Q। यहाँ एक कंडीशन है where P and Q are integers। P और Q को इंटीजर होना पड़ेगा। ये बेसिक है। इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल
जो पी बाई क्यू का फॉर्म का है वो सारे रेशनल नंबर है। दैट मीन्स 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक। ऐसे 3/2 रेशनल नंबर है। उसकी तो सिमिलरली 1 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 के नीचे 1 रहता है, ठीक। ऐसे ही 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वहाँ इसका नीचे हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1 है। सिमिलरली 0 भी एक रेशनल नंबर है, सेम रीजन, इसका नीचे 1 है। इस तरह इसे जिसको तुम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उस सारा रेशनल नंबर है। इसका नोटेशन है क्यू। उसके बाद है इरेशनल नंबर, इसका अपोजिट इरेशनल, इसका नोटेशन है क्यू कॉम्प्लीमेंट, which cannot be expressed in the form of p by q, which cannot be expressed in the form of p by q. So basically irrational number क्या है, which cannot be expressed in the form of p by q। यहाँ can भी हो गया, एक मिनट, which cannot be expressed in the form of p by q, ठीक है। जिसको तुम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो वो है इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल क्लास 10 में था √2, जैसे √3, √5, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर है। लेकिन √4 इरेशनल नहीं है, क्यों? √4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे 1 है। पी बाई क्यू फॉर्म में मिल गया ये, इसीलिए √4 इरेशनल नंबर नहीं है। इस तरह √9 भी इरेशनल नहीं है, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3 है। 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे है इरेशनल नंबर। और इसके इस रेशनल नंबर के पार्ट में और एक बात देखो, यहाँ क्या है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल जो 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नीचे का जो पार्ट है ना क्यू, वो कभी भी 0 नहीं होगा, 0 हो नहीं सकते हैं। पी 0 हो सकता है, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो 0 नहीं होगा। सपोज नीचे 0 आ गया, 2/0 आ गया, यहाँ पी ये है और क्यू ये है, लेकिन ये 2/0 नॉट डिफाइन है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वो क्या है, नॉट डिफाइन। इसीलिए हमेशा याद रखना, नीचे का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तब तो रेशनल नंबर क्या है, जिसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हो, वो है रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर का नोटेशन है आर। तुम्हारे पास एज्यूम दैट एक सेट है, एक कलेक्शन है, वहाँ रेशनल नंबर है, और एक कलेक्शन है, यहाँ इरेशनल नंबर है। दोनों को तुम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर लाइन में जो नंबर है वो रियल भी हो सकता है, सॉरी रेशनल भी हो सकता है, मे बी इरेशनल भी हो सकता है। दैट मीन्स नंबर लाइन में जो नंबर है सारा कुछ क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल
numbers, that is all the numbers of the नंबर लाइन में जो नंबर तुम्हें मिलेगा सारा कुछ क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि वो इरेशनल हो सकते हैं और इरेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है इसको क्या बोलता है, रियल नंबर पे तो इरेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। एग्जाम्पल 1 भी एक रियल नंबर है, 2 भी है, उस तरफ 0 भी है, इस तरफ इरेशनल का पार्ट भी होगा, इस तरफ इरेशनल का जो मिला था वो भी होगा, सारा कुछ की है रियल नंबर है। उसके बाद आओ प्राइम नंबर, वो भी ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या है, which are divisible by only one and itself, which are divisible by only one and itself। डिविजिबल का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही होगा, एक है 1 और इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज फैक्टर्स आर 1 and itself। इसका मीनिंग क्या है, ये समझो। मैं एक नंबर लेता हूँ 2, ठीक है, 2 को किस किस नंबर से डिवाइड जाता है, 2 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, उस तरफ 4 से भी डिवाइड 2 से भी डिवाइड होता है। उस तरफ मैं एक नंबर लेता हूँ 4 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से जाता है, वो 2 से भी डिवाइड होता है, और वो 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये 1 and 2 क्या है, 2 का फैक्टर है। 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1 and 2, ठीक। ऐसे ही 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 4, ये 4 का फैक्टर है। एक उस तरफ में एक नंबर ले लेता हूँ 25 का फैक्टर क्या क्या मिलेगा, दैट मीन्स क्या किस किस नंबर से 25 डिवाइड होता है, 1 5, इसके बाद क्या 25 खुद, ठीक है। अब देखो वहाँ इस 2 को किस किस नंबर से डिवाइड किया 1, ठीक है, एंड 2 का मतलब क्या है, वो नंबर इटसेल्फ है, 2 का मतलब है नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 2 को किस किस नंबर से डिवाइड जाता है, 1 और इटसेल्फ, दैट मीन्स 2, ठीक। ऐसे ही 3 को किस किस नंबर से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स फैक्टर क्या है, 1 है, एक है 3, दैट मीन्स नंबर, वो खुद नंबर इटसेल्फ खुद, ठीक है। लेकिन 4 में देखो 4 का फैक्टर क्या है, एक है 1 है, एक है खुद 4 है, लेकिन इसका एक दूसरा भी फैक्टर है, ये क्या है 2, ठीक है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 and itself। दैट मीन्स फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और itself जो नंबर लिया था वो नंबर खुद होना चाहिए, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है, दैट इज ये की क्या 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 1 है और itself दैट इज 2 है, ठीक। ऐसे ही 3 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है और itself दैट इज 3 है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 4 में क्या देखा मिला तुमको, 1 फैक्टर है और नंबर itself फैक्टर है, लेकिन इसका एक दूसरा भी फैक्टर है 2, इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। ऐसे ही 5 में क्या मिलेगा, 5 का फैक्टर क्या क्या है, 5 का फैक्टर 1 है, ऐसे ही 5 है, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज 5 भी एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। लेकिन 6 होगा या नहीं होगा, 6 का फैक्टर क्या क्या है, दैट मीन्स किस किस नंबर से डिवाइड जाता है, 1, 6 को 2 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है, और 6 से भी डिवाइड जाता है, दैट मीन्स इसका फैक्टर 1 है, ठीक है, इसका फैक्टर इटसेल्फ है, ठीक है, लेकिन इसका 2 अलग भी फैक्टर है, इसीलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या मिला, जिस नंबर को 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर होना चाहिए, दैट इज व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, इसको प्राइम नंबर बोल रहे हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर, जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होने के बाद भी अलग भी फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर।
जैसे हमें लिया था 4, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है, उसका फैक्टर 4 है, ठीक है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 2। प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 8 को 2 से जाता है, 4 से डिवाइड जाता है, 9 नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 3 से डिवाइड जाता है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक ऐसे 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, ऐसे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ओके, इसके बाद कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का या इसका अपोजिट है कॉम्पोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे 4 क्यों कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या क्या है 1 है, ठीक है, इटसेल्फ दैट इज 4 है, ठीक है, लेकिन इसका एक फैक्टर है, एक्स्ट्रा फैक्टर है 2, दैट इज 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस तरह 6 भी एक कॉम्पोजिट है, 8, 9, 10 वो सारे कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन तुम एक बात नोटिस किया क्या है, क्या प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर दोनों में एक नंबर मिसिंग है 1, है ना। यहाँ प्राइम नंबर भी 1 नहीं आया, कॉम्पोजिट नंबर में भी 1 नहीं आया, दैट इज 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नो कॉम्पोजिट। क्यों मैं बताता हूँ, ये लिख लो, 1 इज नाइदर प्राइम नो कॉम्पोजिट। मैं एक प्राइम नंबर लेता हूँ 2 का फैक्टर क्या क्या मिला था 1 और इटसेल्फ दैट इज 2 है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और प्राइम नंबर लेता हूँ 5 का फैक्टर क्या क्या है 1 और इटसेल्फ दैट इज 5। यहाँ एक बात देखो, इसका फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है, और इटसेल्फ दैट इज 2 है, लेकिन ये दोनों फैक्टर यूनिक है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट है, यूनिक, ठीक है। एक है 1, एक है 2, डिस्टिंक्ट। ठीक ऐसे ही यहाँ एक फैक्टर 1 एंड 5 यूनिक है, ठीक है, लेकिन तुम अगर 1 लोगे इसका फैक्टर क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1, ठीक है, और इटसेल्फ मीन्स दैट इज 1। यहाँ फैक्टर क्या मिला तुम्हें 1 मिला और इटसेल्फ मिला, लेकिन यहाँ ये फैक्टर दोनों फैक्टर यूनिक नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होना पड़ेगा, साथ ही साथ वो फैक्टर यूनिक होना चाहिए, यूनिक अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर यूनिक नहीं है, दैट इज 1 यूनिक नहीं है। अगर प्राइम नहीं होगा तो कॉम्पोजिट कैसे होगा, ठीक है, इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नो कॉम्पोजिट। ये एक इंपॉर्टेंट बात था, 1 इज नाइदर प्राइम नो कॉम्पोजिट। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी था को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। को प्राइम नंबर यहाँ साथ साथ 2 नंबर रहेगा, को प्राइम। इसका एक अलग भी नेम है, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। ये क्या है, 2 numbers are said to be co-prime if they have only 1 as its common factor। अगर 2 नंबर का कॉमन फैक्टर एक है, इसको को-प्राइम बोलेगा। 2 numbers are said to be co-prime if they have only 1 as its common factor। okay, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 4 and 5, यहाँ देखो 4 का फैक्टर क्या क्या है 1 है, 2 है एंड 4 है, ठीक है ना।
ऐसे ही 5 का फैक्टर क्या है, क्या क्या है, 1 है और 5 है। लेकिन इसका कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, जो 1 के 4 का भी फैक्टर होगा, 5 का भी फैक्टर होगा। ऐसा कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। ठीक है, इसीलिए 4 और 5 क्या होगा, कोप्राइम होगा। कोप्राइम का डेफिनेशन क्या है, टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। यहाँ एक बात गौर से देखो, यहाँ लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर, दोनों नंबर प्राइम होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ओनली इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ये नॉट प्राइम, लेकिन ये प्राइम है, इसका इससे को प्राइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर प्राइम नहीं होने से भी चल जाएगा, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और को प्राइम का एग्जांपल क्या होगा, बहुत है। को प्राइम का एग्जांपल क्या होगा, 4 एंड 7 ये भी को प्राइम है, 5 एंड 7 ये भी को प्राइम है, ऐसे ही 11 एंड 13 ये भी को प्राइम है। ठीक है, लेकिन मैं लेता हूँ 5 एंड 10, ये क्या है, ये देखो इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 है एंड 5 है। 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 5 है और 10 है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या क्या है, किसका, 10, 5 और 10 का 1 है। ठीक है, एंड 5 भी कॉमन फैक्टर है, देखो है ना। लेकिन हम कोप्राइम का डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, फैक्टर कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, इसीलिए 5 एंड 10 नॉट कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम होने के लिए हमेशा याद रखना कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, वो नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोप्राइम समझ में आ गया। इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था, सेट। हमको ये बेसिक नंबर का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक नंबर के बारे में बता दिया, क्योंकि ये इस चैप्टर में ये ज़रूरत होगा। अब हेडिंग डालो, सेट। एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेट क्या है, बेसिकली सेट कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन यहाँ एक बात है, वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइन का मतलब क्या है, हमें कौन सा कलेक्शन सेट होगा वो हमें लेटर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेट बेसिकली एक सेट क्या है, एक कलेक्शन है कुछ चीज़ों का, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। दैट इज ए सेट इज ए वेल डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है कुछ चीजों का जो वेल डिफाइन है। ठीक है, इसको बेसिकली सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल से बारे में समझ में आ जाएगा सेट क्या है। उससे पहले एक बात नोट करो, ये कलेक्शन क्या होना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा। ये कलेक्शन सेट बेसिकली ए कलेक्शन that should not change from पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब अगर मैं एक सेट कंस्ट्रक्ट करता हूँ और तुम भी एक सेट कंस्ट्रक्ट सेम सेट कंस्ट्रक्ट करेगा, वहाँ सेट सेम आना चाहिए। एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैं एक कलेक्शन लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ 10 talented students of your class।
मैं एक कलेक्शन लिया हूँ, कलेक्शन में क्या लिया हूँ, तुम्हारे क्लास का टॉप 10 स्टूडेंट का कलेक्शन लिया हूँ। अब ये कलेक्शन तो अगर तुम कंस्ट्रक्ट करोगे तो 10 स्टूडेंट का नाम लिखोगे अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, 10 स्टूडेंट का नाम लिखोगे। अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा तो मैं भी तुम्हारे क्लास का 10 स्टूडेंट का नाम लिखूंगा। अब तुम्हारा एक फ्रेंड ने ये सेट कलेक्शन ऑफ ये कलेक्शन कंस्ट्रक्ट करेगा तो ये भी 10 स्टूडेंट का नाम लिखेगा उसके हिसाब से, जो स्टूडेंट टैलेंटेड होगा उसके हिसाब से। लेकिन ये सेट और ये सेट और ये सेट, दैट इज तुम जो कंस्ट्रक्ट किया था, मैं जो कंस्ट्रक्ट किया था और तुम्हारे फ्रेंड ने जो कंस्ट्रक्ट किया था, वो जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से भी टैलेंटेड स्टूडेंट तुम्हारे क्लास का अलग अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से भी तुम्हारे क्लास का टैलेंटेड स्टूडेंट अलग अलग हो सकता है, और तुम्हारे फ्रेंड के हिसाब से भी वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। दैट इज ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तुम्हारा यहाँ जो 10 स्टूडेंट आएगा ना, वो मेरे सेट में भी नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं इस सेट में अलग अलग स्टूडेंट को भी प्लेस कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे ही तुम्हारा फ्रेंड के सेट में भी अलग अलग स्टूडेंट आएगा उसके हिसाब से जो टैलेंटेड होगा, लेकिन वो सेट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम आएगा। दैट इज ये सेट पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, इसीलिए ये नॉट ए सेट। ये क्या है, सेट नहीं है, नॉट सेट। ये एक कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। समझ में आ गया? सेट होने के लिए डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। दैट इज तुम जो सेट कंस्ट्रक्ट करोगे, मैं जो करूँगे, और सारा कुछ क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सेट है, इसको भी इससे ही हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, और इस कलेक्शन में एक मैं रेस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ। अब देखो, मैं फर्स्ट क्या लिया था, तुम्हारा इस क्लास का 10 टैलेंटेड स्टूडेंट लिया था, लेकिन मैं यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हूँ। अब लेता हूँ कलेक्शन ऑफ 10 students which has scored minimum 60% in the previous exam। मैं एक अब 10 ही स्टूडेंट लिया हूँ, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन डाल दिया किया, प्रीवियस एग्जाम में जो स्टूडेंट ने मिनिमम 60% और 60% से ऊपर मिला था जिस स्टूडेंट को, वही अब इस कलेक्शन में आएगा। क्या, कलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट्स व्हिच हैज स्कोर्ड मिनिमम 60% इन द प्रीवियस एग्जाम। जो तुम्हारे स्कूल में जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था, वहाँ जो स्टूडेंट ने मिनिमम 60% स्कोर किया था, वो अब टॉप 10 आएगा। अब जो तुम सेट कंस्ट्रक्ट करोगे, टॉप 10 का स्टूडेंट का नाम लिखोगे, वो कैसे होगा, इस क्राइटेरिया के बेसिस से होगा, जो मिनिमम 60% स्कोर किया था। और मैं भी जो सेट अब कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं भी उस क्राइटेरिया से कंस्ट्रक्ट करूंगा। दैट इज अब तुम्हारा सेट में जो 10 स्टूडेंट आएगा, अब मेरा सेट में भी वो 10 सेम स्टूडेंट आएगा, क्योंकि हमारा दोनों का क्राइटेरिया सेम है, हु हैज स्कोर्ड मिनिमम 60%, ठीक है। और तुम्हारा फ्रेंड ने भी एक, मान लो एक सेट कंस्ट्रक्ट किया इस क्राइटेरिया से, वो भी सेम आएगा, क्योंकि 60% और 60% का एवोव जो मिला था, जिस स्टूडेंट को मिला था, वो स्टूडेंट इस कलेक्शन में इंक्लूड होगा। इसीलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइन है। दैट इज वेल डिफाइन का मतलब क्या है, वो सेट है, ठीक है। सेट होने के लिए कलेक्शन क्या होना पड़ेगा, वेल डिफाइन होना पड़ेगा। दैट इज ये सेट है, ये क्या है, सेट है। पहला वाला सेट नहीं था, क्योंकि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं था, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। लेकिन वो ये दूसरा वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा। मेरे हिसाब से भी 10 स्टूडेंट सेम आएगा, जो मिनिमम 60% स्कोर किया था, तुम्हारे हिसाब से भी सेम आएगा, तुम्हारे फ्रेंड के हिसाब से भी सेम आएगा। उसके बाद
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बताओ सेट है क्या नहीं है। बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मैं क्या लिखा, इंडिया का बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर। अकॉर्डिंग टू तुम्हारे हिसाब से क्या क्या होगा, शायद तुम्हारे हिसाब से है शायद रोहित शर्मा, कोहली और जडेजा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वो 3 होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट ये नहीं भी हो सकते। मेरे हिसाब से मान लो रोहित शर्मा है और धोनी है और मान लो बुमराह है, ठीक है। यहाँ कलेक्शन भी हुआ, तुम्हारे हिसाब से भी टॉप बेस्ट ही क्रिकेट प्लेयर अलग होगा इंडिया का। मैं आईसीसी का रैंकिंग के बारे में नहीं कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअल कलेक्शन। अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारा कलेक्शन भी अलग होगा, अकॉर्डिंग टू मेरा भी कलेक्शन अलग होगा, तुम्हारा फ्रेंड का कलेक्शन भी अलग होगा, इसीलिए ये किया है, सेट नहीं है, ठीक है। बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया ये एक कलेक्शन होगा, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन भी करेगा, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ वावेल्स, ये है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ वावेल्स, वावेल्स में क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ये कभी भी नहीं कहेगा। वावेल्स बोलोगे तो तुम भी यही कंस्ट्रक्ट करोगे, मैं भी यही कंस्ट्रक्ट करूँगा। दैट इज ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन भी नहीं होगा, दैट इज ये क्या है, ये सेट है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी नहीं करेगा। वावेल्स मतलब वावेल्स, वो सारा ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है। इसका बाद एक एग्जांपल लो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ये क्या है, ये है या नहीं है सेट। तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, और इसके बाद क्या है 5 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, 5 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, है। मेरे हिसाब से भी यही आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। दैट इज सेट भी नहीं हुआ पर्सन टू पर्सन, दैट इज ये सॉरी कलेक्शन भी नहीं हुआ पर्सन टू पर्सन, दैट इज ये भी सेट है, क्योंकि वहाँ वेल डिफाइन है। मैं बोल दिया कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि ओनली 5 ऑड नंबर, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम ऑड नंबर अलग अलग चूज कर सकते हो, मेरे हिसाब से अलग अलग ऑड नंबर चूज कर सकता हूँ, इसीलिए वो सेट नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट 5 ऑड नंबर ये सेट होगा। इसके बाद एक बार नोट करो, a set can be written in any order। सेट में ऑर्डर का कोई बात नहीं है, तुम एक एलिमेंट पहले भी लिख सकते हो, मैं उस सेट का एलिमेंट उस एलिमेंट को बाद में भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं एक सेट लेता हूँ 1 3 5 7, और सेट को ऐसे काली ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करता है, वो ये एलिमेंट है, इसको ऐसे कमा के साथ काली ब्रैकेट में अंदर में इंक्लूड करता है। यहाँ कितना एलिमेंट है इस सेट में, 1 2 3 7, और ये काली ब्रैकेट दिया हो, इसका मतलब है ये एक सेट है। मैं इस सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 1 5 7, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 7 5 3 1। दैट इज ऑर्डर मीन नहीं करता है, ऑर्डर का कोई ज़्यादा कोई बात नहीं है, तुम कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट से आना पड़ेगा। यहाँ भी 4 एलिमेंट है, वहाँ भी सेम 4 एलिमेंट होना पड़ेगा, यहाँ भी सेम 4 एलिमेंट होना पड़ेगा, तब ये सारा सेट होगा, सेम सेट होगा। यहाँ ऑर्डर का कोई बात नहीं है, ठीक है।
That is, a set can be written in any order. That is, इस सेट को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 3, 5, 7, 1, लेकिन एलिमेंट आना पड़ेगा। अगर तुम इसको ऐसे लिख दिया कि 1, 5, 3, ये नहीं होगा क्योंकि तुम 7 को मिस कर दिया, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेम सेट। cannot be repeated in set. That is, एक नंबर को हम सेट में एक बार ही लिखेंगे। That is 2, 2, 3, 3, 3, 1, ये कलेक्शन है, लेकिन ये सेट नहीं है क्योंकि यहाँ एक नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसको हम सेट के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? 2, 3, 1, एक बार ही आएगा, एक नंबर एक बार भी आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इससे इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट एक और बात है एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? सेट में जो आता है ना, जो जिस ऑब्जेक्ट से सेट कंस्ट्रक्ट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसको ही एलिमेंट बोलते हैं। अब हेडिंग डालो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? द ऑब्जेक्ट्स which constitute the set are called elements of the set. It is also known as members. इसको क्या बोलते हैं? members भी बोलते हैं। also known as or point of set, also known as members. इस सेट का मेंबर्स क्या क्या है? तो 3 है, 5 है, 7 है, 1 है। यहाँ क्या क्या है? 2 है, 3 है, 1 है। जिस ऑब्जेक्ट से सेट कंस्ट्रक्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इसको मेंबर्स भी बोलते हैं, और इसको कभी कभी पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेट, पॉइंट्स ऑफ सेट। इसके बाद एक बात देखो, ये सिंबल से एलिमेंट, एक एलिमेंट सेट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये बताता है। इसको ऐसे रीडिंग करता है बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। समझ में आ जाएगा? पहले ये नोट करो, ये सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू। एक एलिमेंट सेट में अंदर में आएगा या नहीं आएगा, इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इस सिंबल के मदद से। यहाँ देखो, एक बार देखो, यहाँ 3 एलिमेंट इस ए सेट में आया है, इसीलिए हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ए सेट में 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 1 इस सेट का मेंबर है। लेकिन यहाँ में 6 इस सेट का मेंबर है क्या? नहीं है, नहीं है, इसीलिए 6 डोज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्या है? डोज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है उस सेट में ये एलिमेंट आया है। ठीक है, और डोज नॉट बिलोंग्स टू का नहीं आया है। मैं एक सेट लेता हूँ, ए, सेट का नेम दिया ए, और इसका मेंबर है AEIOU। यहाँ कितना मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एक बार देखो, ये ए सेट का मेंबर है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू। दैट मीन्स ए सेट में आता है, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्मॉल लेटर एस
ए सेट का एलिमेंट है, लेकिन बात यहाँ इसके अलावा एक एलिमेंट ले लो बी। बी इस सेट का मेंबर है या नहीं है? नहीं है, इसीलिए बी डोज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी इस सेट में नहीं आया है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट कैसे किया? बी डोज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसका मतलब यही है, सेट में आएगा तो ऐसे बिलोंग्स टू, और नहीं आएगा तो डोज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका बाद एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है बहुत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट का रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। कितना मेथड है? दो। पहला मेथड का नाम है रोस्टा मेथड। क्या मेथड? रोस्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रोस्टर मेथड। इसका और एक भी नाम है टेबुलर मेथड फॉर्म, बट टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म। यहाँ एलिमेंट, इस मेथड में हम लोग एलिमेंट को लिस्टिंग कर देते हैं। कैसे? हम अभी तक जितना सेट के बारे में पढ़ा था वो इस मेथड से ही पढ़ा था। कैसा था? हमारा एक सेट लिया था ए ई आई ओ यू, ये क्या था? भावेल्स का सेट था, और हम इसका एलिमेंट को ऐसे कॉमा कॉमा देकर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया था। ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या है? इन दिस मेथड the set is represented by listing all its elements separating the elements by commas। ठीक है, enclosing them in curvilinear bracket। कर्विलिनियर ब्रैकेट कौन सा है? ये क्या है? कर्विलिनियर ब्रैकेट। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा ये लिस्ट होगा ऐसे कॉमा कॉमा के हिसाब से। ठीक है, वो इसकी मेथड का नाम क्या है? रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल भावेल्स का सेट जो लिया था, क्या था? ए, यहाँ क्या आया था? एलिमेंट ए आया था, ई आया था, आई आया था, ओ आया था, यू आया था। यहाँ देखो एलिमेंट में कर्विलिनियर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हूँ, और जो एलिमेंट है और जो मेंबर्स है वो कॉमा कॉमा से सबसे लिखा हूँ। दैट इज ये कौन मेथड में आ गया? कौन सा फॉर्म में आ गया? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये क्या है? सेट ऑफ भावेल्स। ये क्या है? सेट ऑफ भावेल्स है, सेट ऑफ भावेल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस मेथड का नाम है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन दिस मेथड the set is represented by specifying the common property of the element। that is यहाँ सेट का डेफिनेशन लिख देता हूँ।
कैसे ये बताता हूँ। यहाँ क्या होता है, इन दिस मेथड द सेट is represented by specifying the common property of the elements। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं इस सेट को ही जो दिया था सेट ऑफ वैल्यूज को, इसको मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर बताता हूँ। मैं इस सेट को डेफिनेशन से हिसाब से लिखूंगा। इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ x। इस सेट में क्या आएगा, एक वेरिएबल आएगा x। वेरिएबल का मतलब वो सेंस हो सकता है, ठीक है। और x कैसा है, x इज ए vowels in English अल्फाबेट। मैं इस सेट को ही मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक हमें वेरिएबल से वेरिएबल में डिफाइन किया x, और ये क्या है, साज डेट, इसको पता है साज डेट। और x कैसा है, x ए भावेल है, किसका भावेल है, इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। इसको ही बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट का डेफिनेशन यूज करते हैं। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म पर्सन टू पर्सन ये लिखने का मेथड वेरी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा बाद में, लेकिन हम इसे बेसिकली हम इसे लिखते हैं। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल से मदद से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट 5 मैं एक कलेक्शन लेता हूँ, क्या, फर्स्ट 5 और सेट लेता हूँ और नंबर्स, फर्स्ट 5 और नंबर्स। ये मैं सेट पहला क्या पढ़ा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो पहले इन रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, काफ़ी इजी है। रोस्टर फॉर्म में जस्ट हमें ऐसा ब्रैकेट देना होता है और एलिमेंट लिखना होता है। फर्स्ट 5 और नंबर क्या है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा, ये इस सेट का रिप्रेजेंटेशन कौन सा मेथड में, रोस्टर मेथड में, ठीक है। इस तरह इस सेट को, सेम सेट को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा, ये देखो। यहाँ भी हम ब्रैकेट देंगे। इसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इस सेट में क्या एलिमेंट आएगा, x आएगा। x कैसा होगा, सच दैट x क्या है, x इज फर्स्ट 5 और नंबर। हम यहाँ सेट का डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, इस सेट का ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल लो, ये समझ में आ जाएगा। मैं एक सेट लिया हूँ, सेट का अंदर में है एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये कौन सा मेरे फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट को लिस्टिंग किया हूँ। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो। पहले हम ए लिखेंगे, यहाँ क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है कि सारा एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल नंबर किसका 1 से भी स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन किससे छोटा है, 5 से छोटा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है। डेट इज ये यहाँ कलेक्शन में क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा है, 5 से छोटा है। इसीलिए ये कलेक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल x
सच दैट x इज ए क्या है नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर कॉमा एंड नेचुरल नंबर कैसा है, x कैसा है 5 से छोटा है। हम नंबर को मेंबर को किससे डिनोट किया था, x से, एंड x क्या है नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर किससे छोटा है 5 से, एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा है या 4 का बराबर है, ये भी हो जाएगा। इसलिए मैं बताया था कि एक सेट का सेट बीटा फॉर्म पर्सन टू पर्सन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक सेट देता हूँ ए सेट का मैं अब सेट बीटा फॉर्म में देता हूँ x such that x is a letter in the word mathematics। ये कौन सा फॉर्म में मैं सेट को रिप्रेजेंट किया हूँ, सेट बीटा फॉर्म, सेट बीटा। मैं अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ये बताता हूँ। ये देखो ये सेट में कैसा एलिमेंट है, ये सेट में x एलिमेंट है, x कैसा है, x सच दैट x इज ए लेटर, x क्या है लेटर है, किस चीज का लेटर है, मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है वो है x, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, ए में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स वर्ड में क्या क्या लेटर है, m है, m आएगा और कॉमा देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, t आएगा। इसके बाद क्या आएगा, s आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, e आएगा, ठीक है। इसके बाद m फिर से नहीं आएगा क्योंकि मैं बताया था कि सेट में एक एलिमेंट 2 बार एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। e के बाद m है लेकिन m नहीं आएगा क्योंकि m में लिख दिया हूँ, इसीलिए m नहीं होगा। a भी मैं लिख दिया हूँ, a भी नहीं आएगा। t भी मैं लिख दिया हूँ, t भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा, i आएगा। इसके बाद क्या आएगा, c आएगा। इसके बाद क्या आएगा, s आएगा और कुछ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट क्लोज। ये किस फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन यही था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।